Assalamu alaikum. Welcome to AK Bio. Today we are going to discuss the remaining MCQs. So first question number 13, which of the following is false? So हम देखते हैं कौन सा false है. Option A, only proteins can act as enzyme. So पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि सिर्फ प्रोटीन जो है वो इंजाइम नहीं होते बल्कि आरएनए भी एज अ इंजाइम वर्क करता है. सो अगर आपको पता है आरएनए ये भी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, इनको राइबोजाइम कहते हैं. जब हम आरएनए स्प्लाइसिंग पढ़ते हैं तो आरएनए स्प्लाइसिंग में राइबोजाइम जो है वो वर्क करते हैं और ये असल में आरएनए है. सो अब पहला ऑप्शन गलत है. फिर एक सवाल आता है कि आरएनए, डीएनए और प्रोटीन में सबसे पहला कौन सा आया था. सबसे पुराने एंजाइम थे वो आरएनए था और आरएनए जो है एज अ एंजाइम भी वर्क करता है और एज अ जेनेटिक मटेरियल भी वर्क करता है. सो इसी तरह कंसीडर की जाती है कि जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं आरएनए से स्टार्ट हुई है. बी, कैटालिटिक RNA ribozyme can mediate process of mRNA and also catalyze the formation of peptide bond. So ये पेप्टाइड बॉन्ड भी बना सकते हैं और आरएनए की mRNA की जो स्प्लाइसिंग है वो भी करते हैं. सो ये ऑप्शन करेक्ट है. द अर्लीस्ट एंजाइम कुड हैव बीन आरएनए. सो ये ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन डी, द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ मे हैव डोमिनेटेड बाय आरएनए एट वन पॉइंट. सो ये भी करेक्ट है कि कंसीडर किया जाता है कि आरएनए कहीं ना कहीं आरएनए से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है. जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज यूजिंग लाइट और अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड. सो ऐसे जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं तो हमें पता है उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं. सो हेटरोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी हासिल करते हैं. ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं. ऑक्सीडेटिव ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं. सो इसमें इनऑर्गेनिक सोर्स से हासिल करने वाले ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं. सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेजुअली ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय डैश accumulated in atmosphere when atmospheric oxygen reached about 1% of its current level dash begin to accumulate and to absorb ultraviolet rays. सो हमें पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन फिल्टर करता है. इसी तरह ऑक्सीजन जब स्टार्ट में बनना स्टार्ट हुआ था तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हुआ था और साइनोबैक्टीरिया पहले ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट किया था. सो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना और उसके बाद ओजोन बना जिन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर किया. क्वेश्चन नंबर 16, our atmosphere today can be described by which of the following term. सो जब प्रिमिटिव इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट स्ट्रांगली रिड्यूसिंग था और आजकल चूंकि ऑक्सीजन मौजूद है इस वजह से आजकल जो इन्वायरमेंट है उसको हम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीव्ड टू हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग फर्स्ट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अर्लियर इन लाइफ हिस्ट्री. सो अभी मैंने बताया कि अर्ली लाइफ हिस्ट्री में जो फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया थे उनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि तब प्लांट मौजूद ही थे तो सिर्फ साइनोबैक्टीरिया ही फोटोसिंथेसिस के काबिल थे और फोटोसिंथेसिस के जरिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बन सकता था. सो इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से एनर्जी हासिल करते हैं. इसी तरह आर्किया जो है ये एक डोमेन है और इस डोमेन में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं. ये सेल न्यूक्लियाई नहीं रखते और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के मुताबिक
इनके डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स से डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद हो। क्वेश्चन नंबर 18, डीएनए कैन करेंटली बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर ऑर्गेनेल्स। सो देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर में डीएनए मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मौजूद है, प्लास्टिड के अंदर भी मौजूद है। सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर तो मौजूद ही है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड कंसीडर की जाती है कि एंडोसिम्बियोसिस के जरिए जब एक लार्ज बैक्टीरिया ने एक एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, अब उन बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए मौजूद था। जब ये बैक्टीरिया इस बड़े बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर बना तो इसके अंदर अपना डीएनए मौजूद था। इसी तरह प्लास्टिड भी कंसीडर की जाती है कि जो सियानो बैक्टीरिया थे, सियानो बैक्टीरिया को इनगल्फ किया, उसके एंडोसिम्बियोसिस हुई, इस वजह से जो प्लास्टिड है उनके अंदर भी अपना डीएनए मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड एज, सो द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मैस। तो ये मैस होगा। वेट क्या होता है? वेट ऐसा एक फोर्स है जिसकी वजह से जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। सो ये भी नहीं आता। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों की इकट्ठे तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द मेजॉरिटी ऑफ एनिमल वेट। देखते हैं कि इनमें कौन सा कम तादाद में पाया जाता है। सो हमें पता है ओकन केप, मैंने पहले भी बताया, OCHNCAP। सो O से ऑक्सीजन जो कि 65% मौजूद है, C से कार्बन 18% मौजूद है, S से हाइड्रोजन 10% मौजूद है, N से नाइट्रोजन 3% मौजूद है और कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। सो इसका मतलब ऑक्सीजन भी हाई तादाद में है, ज्यादा तादाद में है, कार्बन भी ज्यादा तादाद में है, हाइड्रोजन भी ज्यादा तादाद में है। सो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। 21, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू। सो एटॉमिक मास अभी मैंने ऊपर बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ। सो एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर इक्वल होते हैं, लेकिन फिर भी हम सिर्फ प्रोटॉन को कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये सॉरी मैंने गलत लगाई है, न्यूट्रॉन नहीं प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर कंसीडर नहीं करते, हालांकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। इसकी मेन रीजन है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। इस वजह से मेन प्रोटॉन को ही हम एटॉमिक नंबर कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इफ अ सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर केमिकल एलिमेंट इट इज, कि अगर उनको 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट में डिवाइड किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मिक्सचर। मिक्सचर जो है द इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। सो ये ऑप्शन तो आता नहीं है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं। एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। कंपाउंड जो है, अगर कंपाउंड को हम ब्रेक करें तो उससे एलिमेंट्स बनते हैं। सपोज अगर हम वाटर को देखें H2O, सो इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो अगर इनको ब्रेक करें तो हाइड्रोजन भी हासिल हो सकता है, ऑक्सीजन भी हासिल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। सो कौन सा इसमें केमिकल बॉन्ड नहीं है? देखते हैं। अनिक बॉन्ड, अनिक बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है। बी हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है।
कोवेलेंट बॉन्ड भी केमिकल बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक केमिकल बॉन्ड नहीं है। सो इसका मतलब ऑप्शन ए एंड सी जो है वो करेक्ट है। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में क्या फर्क है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि ये लेट सपोज ये एक एटम है और एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है। सो इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेट सपोज ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। तो जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है इनको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि ये एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो ये जो है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में नहीं आता, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में आता है। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में है। इसमें ऑप्शन दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन एन एलिमेंट शेयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम द केमिकल बॉन्ड दैट फॉर्म इज। सो हमने अभी बात की कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश बॉन्ड फॉर्म व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डेवलप एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड अट्रैक्ट्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद एन अपोजिट चार्ज। अभी हमने बात की कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है। सो जो एटम ट्रांसफर करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो एक्सेप्ट करता है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट। सो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। सो इलेक्ट्रोलाइट ऐसा जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सो NaCl जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्टल वाटर हैज अ पीएच। सो जो डिस्टल वाटर है उसमें कोई आयंस वगैरह नहीं होते, सो ये न्यूट्रल होता है, तो इनकी जो पीएच है न्यूट्रल की वो 7 है। अब हमें पता है कि पीएच का जो रेंज है वो 0 से 14 तक है। 7 पीएच के ऊपर न्यूट्रल होते हैं, 7 से पहले एसिडिक और 7 के बाद वाले बेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ पीएच। सो देखते हैं कौन सी पीएच नहीं है। अब हमें पता है पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसके मुताबिक जो पहला है वो करेक्ट है। ये ऑप्शन को देखते हैं, पीएच इज इक्वल टू लॉग इनटू 1/H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। सो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ये डिनोमिनेटर है, अगर हम इसको न्यूमरेटर बनाते हैं तो इसके ऊपर चार्ज -1 आ जाएगा। सो लिख लेते हैं H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और चार्ज जो है वो -1 आ जाएगा। सो लॉग के रूल के मुताबिक कि जब इसका पावर होता है तो इसके पावर को लॉग के स्टार्ट में लेके आते हैं। सो pH इज इक्वल टू -1। सो -1 तो हम नहीं लिखते, सो इसलिए लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो ये बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट ऑप्शन की तरह है। ऑप्शन सी, अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सो जाहिर बात है इसमें हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन देखते हैं। सो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन डी, अ मेजर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। सो हाइड्रोक्साइल आयन नहीं देखते क्योंकि हाइड्रोक्साइल में हम POH का मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द की एलिमेंट्स इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। सो मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मेन एलिमेंट कार्बन ही होता है। कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन कंसीडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, सब्सटेंस दैट रेजिस्ट अ चेंज इन pH आर कॉल्ड। सो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनको बफर कहते हैं।
क्वेश्चन 32, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स कम फ्रॉम। सो जो मेन सोर्स है एनिमल में वो कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि अगर हम इनकी एनर्जी के मुताबिक देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो लिपिड्स की आती है, जो कि 9 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी निकलती है। प्रोटीन से भी 4 कैलोरीज पर ग्राम निकलते हैं और कार्बोहाइड्रेट से भी 4 कैलोरीज पर ग्राम, लेकिन मेन सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। क्वेश्चन नंबर 33, 2 मोनोसेकेराइड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म। सो मोनोसेकेराइड जब आपस में कंबाइन होंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा। सो क्योंकि डाई का मतलब 2 और सेकेराइड मीन्स यूनिट, सो मतलब 2 सेकेराइड यूनिट शुगर की यूनिट आपस में मिलेंगे तो उनको डाइसेकेराइड कहेंगे। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉली मीन्स मेनी, सेकेराइड मीन्स यूनिट, सो जिसमें मेनी शुगर यूनिट कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्वेश्चन 34, काइटिन इज द गुड एग्जांपल ऑफ। काइटिन पॉलीसेकेराइड है, ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट है। जो फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट पॉलीसेकेराइड है वो सेलुलोज है। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन से बना है जो कि अमाइड डेरिवेटिव है ग्लूकोज की। काइटिन मोस्टली आर्थ्रोपोड स्केलेटन और फंजाई के सलवाल में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट की ही एक किस्म है। इसी तरह पॉलीमर, सो पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, ये ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन के मेनी यूनिट से बना होता है। सो एमसीक्यूज नंबर 30 का ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लाइकोजन कैन बी कंसीडर्ड टू बी। सो ग्लाइकोजन जो है एक पॉलीसेकेराइड है, करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट की ही किस्म है और पॉलीमर भी है, तो इसका मतलब इसमें भी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, एन एलिमेंट इज टू डैश। सो एलिमेंट जो है आपस में मिल के कंपाउंड बनाते हैं। इज अ टिश्यू इज टू, टिश्यू जो है आपस में मिल के ऑर्गन बनाते हैं। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, इन टर्म ट्रेस एलिमेंट द मॉडिफाइड ट्रेस मीन्स। तो जो वर्ड ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस का मतलब ऐसा एलिमेंट जो कि कम तादाद में रिक्वायर्ड हो। सो एन एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, द एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ ऑल एनायनिक एटम्स। सो सबसे पहले देखते हैं कि एनायनिक एटम क्या होता है। एक न्यूट्रल एटम क्या होगा? ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अब एनाइन कब बनते हैं? जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए। सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन यहाँ पे 2 होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक और भी आ जाएगा, 3 हो जाएंगे, तो तब ये बनेगा एनाइन। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए, द एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। सो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से ज्यादा होगी, सो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट कोएफिशिएंट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। सो मिसप्रिंटिंग हुई है, केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ, सो ये एमसीक्यूज हम इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एनी केमिकल रिएक्शन दैट हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम ऐसा कंडीशन है जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाए। सो फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स। सो इसमें देखते हैं ऑप्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो ये गलत है क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती बल्कि रिएक्शन इक्वल होता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। सो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कंपेयर टू 31p द रेडियोएक्टिव आइसोटोप। 32p हैज, आइसोटोप्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें जो मेन डिफरेंस है एटॉमिक नंबर में वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। क्वेश्चन नंबर 39, what do the 4 elements most abundant in life, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन हैव इन कॉमन। देखते हैं कि इनमें से कौन सा
कॉमन है। सो सबसे पहला ऑप्शन ए, दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स। सो देखते हैं कार्बन जो है वो ग्रुप 4a से ताल्लुक रखता है, इसके आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन 6 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इस वजह से इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन 1a से ताल्लुक रखता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। एंड नाइट्रोजन 5a से ताल्लुक रखता है, इस वजह से इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये गलत है। दूसरा है, ईच एलिमेंट एग्जिस्ट ओनली इन वन आइसोटोपिक फॉर्म। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, जबकि नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप्स हैं। जबकि यहाँ पे उन्होंने बात की कि ओनली 1 आइसोटोप, सो ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन थर्ड देखें, दे ऑल आर रिलेटिवली लाइट एलिमेंट नियर द टॉप ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि चारों एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। इसी वजह से ग्रुप 4a को कार्बन फैमिली कहते हैं, 6a को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन जो है 5वें ग्रुप से ताल्लुक रखता है और इसलिए इस ग्रुप का नाम ही नाइट्रोजन फैमिली है। लास्ट ऑप्शन, दे आर ऑल अबाउट इक्वल इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल नहीं है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अबाउट 2.5 तक है, ऑक्सीजन की 3.4 है, हाइड्रोजन की 2.2 है और नाइट्रोजन की 3.04 है। सो इसका मतलब ये बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16। सल्फर कंबाइंड विद ऑक्सीजन बाय covalent bonding to form a compound hydrogen sulfide. Based on electronic configuration of sulfur, we can predict that molecular formula of compound will be explained as। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू अगर हम देखें तो इनके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और रिमेनिंग 6 जो है वो वैलेंस शेल में आएंगे। सो वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 8 चाहिए, तो मजीद इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करने हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। सो इसका फार्मूला बनेगा H2S। सो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। Question number 44, the main thesis of Lawrence Henderson's The Fitness of Environment is। So इस थ्योरी के मुताबिक जो कि 2013 में आई, इसके मुताबिक एंडरसन कहता है that planet natural environment is perfectly suitable for development of life, कि जो environmental कंडीशन है वो लाइफ के लिए सुटेबल है। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 45, एयर टेम्परेचर often increases slightly as cloud begins to drop rain or snow. Which behavior of water is most directly responsible for this phenomena? जब वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उसके साथ हीट रिलीज होती है, पर की जो वार्म एयर है वो ड्रॉप के साथ जमीन की तरफ आती है और इस वजह से जमीन का जो टेम्परेचर है वो स्लाइटली इंक्रीज भी हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा करेक्ट आता है। वाटर चेंज इट्स डेंसिटी व्हेन इट कंडेंस, सो ये गलत है। वाटर रिएक्शन विद अदर एटमॉस्फेरिक कंपाउंड, ये भी गलत है। हीट रिलीज ऑफ हीट बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। रिलीज ऑफ हीट बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होते बल्कि फॉर्म होते हैं, तो ये भी गलत है। थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।